नमस्कार, मैं अनुष्का। शंखनाद न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। शहर के जाने माने सैकड़ों अधिवक्ताओं ने आज जिला सत्र न्यायालय के बाहर ईवीएम मशीन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लोकसभा चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करने की मांग की। साथ ही साथ चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बनाई जाए, ऐसी मांग भी इस दौरान रखी गई। बुधवार की दोपहर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले तमाम अधिवक्ता जिला सत्र न्यायालय के बाहर इकट्ठा होकर उन्होंने कोर्ट के बाहर ही ईवीएम हटाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। ईवीएम और ईवीपैट ये दोनों को निकालना चाहिए। तो ईवीपैट ईवीएम की तो काउंटिंग होती है, ईवीपैट की काउंटिंग नहीं हो रही। ईवीपैट से जो बैलेट पेपर निकलते हैं वो जिसने मतदान डाला उसको दिखाना चाहिए और वो बैलेट पेपर में डालेगा अब बैलेट बॉक्स में। बैलेट बॉक्स की टोटलिंग और ईवीएम की टोटलिंग दोनों बराबर आना चाहिए। पर जब भी किया गया है तो दोनों में डिफरेंस आया है। दोनों में तो जो तफावत होने की वजह से उसमें ईवीएम और बैलेट पेपर, तो इससे लोगों के प्रति मन में साशंकता निर्माण हो गई है कि जो निर्णय हो रहे हैं, जो चुन के आ रहे हैं, वो रियली में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये जो किया जाता है इनके तरफ से, जो क्योंकि वो चिप से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये 4 से 5 बजे के बीच में जब भीड़ बढ़ती है और जब वो दिखाया जाता है ईवीएम की लोगों को, वो जो ईवीपैट दिखाना जाता है 7 सेकंड के अंदर वो चेंज हो जाता है। ईवीपैट की जो निकलता है वो अलग होता है, जो बैलेट पेपर जो आता है ईवीपैट के ऊपर से। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो टेक्निकल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाया गया है, सब कुछ किया गया है। तो इसने इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ईवीएम को बैन करते हुए बैलेट पे इलेक्शन लेना चाहिए, जिससे जनमानस जितने भी प्रतिनिधि है, ये देश के जो लोग हैं तमाम, उनमें विश्वास पैदा हुए। वर्ग गेले 15 दिवसापासून हे आंदोलन चालवत आहोत, कारण आता खऱ्या अर्थाने देश वाचवण्याची वेळ आलेली आहे। लोकतंत्र खतरेमध्ये हे आता सिद्ध झालेलं आहे ते ईव्हीएममुळे। ही जी सरकारे आहे, सरकार कुणाचे असो, जी भारतातली जनता आहे ते वोट करते विकासासाठी, रोजगारासाठी, शिक्षणासाठी, आणि त्या वोटची जर चोरी होत असेल ईव्हीएमच्या माध्यमातून, ईव्हीएममध्ये गडबडी करून, तर हे फंडामेंटल राईट्सचं व्हायोलेशन आहे आणि फंडामेंटल राईट्सचं ते आम्ही व्हायोलेशन होऊ देणार नाही। जर्मनीसारख्या देशांनी ईव्हीएम सर्वात आधी बनवली। या ठिकाणी या पृथ्वीवरती जवळपास 194 कंट्रीज आहे, तिथून 5 कंट्रीज सोडल्यात तर सगळ्याच देशामध्ये बॅलेट पेपरचा वापर होतो, कारण सगळ्याच देशांनी ज्यांनी ईव्हीएम त्यांच्या देशामध्ये होती त्यांनी हे प्रूफ केलं की ईव्हीएममध्ये हॅक होतं। आणि अर्थातच आपण इथून जर चंद्रावरती जर तिथे आपण कंट्रोल करत असेल तर देशातील किंवा विश्वातील प्रत्येक देशातील डिव्हाइस हे हॅक होते आणि फार मोठं फंडामेंटल राईट्सचं व्हायोलेशन आहे। त्याच्यामुळे जर ही जी रुलिंग पार्टी आहे ईव्हीएममुळे जर सत्तेमध्ये आली असेल, मग ते बीजेपी असो, काँग्रेस असो, आप असो, आणि ईव्हीएमच्या माध्यमातून म्हणजे जर लोकप्रिय नसेल ही सरकार, आणि त्याच्यामुळे हा देश वाचवण्यासाठी, लोकतंत्र वाचविण्यासाठी आम्हाला खऱ्या अर्थाने इथून ईव्हीएम बॅन होणं आवश्यक आहे। आता तुम्हाला माहिती आहे की केवळ नागपूरलाच नाही, दिल्लीलाच नाही, तर वेगवेगळ्या राज्यामध्ये देखील ईव्हीएम बॅनच्या संदर्भामध्ये आंदोलन तीव्र होत आहे। आणि नक्कीच आता 2 महिने राहिलेले आहे इलेक्शन्सला, आणि त्याआधी हे ईव्हीएम मशीन बॅन व्हावं हा आमचा प्रयत्न आहे। आणि म्हणून नागपूरच्या क्रांतीभूमीमधनं वकिलांचे आंदोलन आहे आणि मी फार आशावादी आहे की ईव्हीएम बॅन होऊन बैलेट पेपर येणारच। वकीलों को लोकतंत्र के रक्षक के रूप में ही देखा जाता है और हमें तीसरा स्तंभ कहा जाता है। तो ये तीसरा स्तंभ यानी हम केवल यहाँ पर, जैसे मैं एक काले कोट में यहाँ खड़ी हूँ, तो मेरे साथ में आप ये समझिए कि 100-200 पब्लिक है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में ही काम करते हैं और जनता में इस चीज़ को लेके रोष धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एज ए वकील ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आगे आना चाहिए। और ईवीएम से अगर जनता चाहती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो,
बहुत सारी जनता है जिसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच ही नहीं सकती, सिर्फ वो बात करके ही चुप हो जाते हैं। तो एज ए वकील हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो एक सामान्य नागरिक सोच रहा है कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो हमारे ये आज हम कलेक्टर को डेपुटेशन देने इसीलिए जा रहे हैं कि एक बार जनता की मांग से फिर से एक बार बैलेट पेपर लाया जाए। क्योंकि अगर अमेरिका, कनाडा जैसे विकसित देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, तो हम तो विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आते हैं, अनविकसित है, तो हमारे यहाँ पर ईवीएम क्यों? तो यही एक हमारा प्रश्न है जिसको लेके हमारे सभी वकील भाई लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि जो सामान्य जनता की आवाज़ है, आज हमारे पास 4000 साइन है जो कि सामान्य जनता की साइन है, जो ये चाहते हैं कि ईवीएम से ना हो, लेकिन डेपुटेशन देना, आंदोलन करना, धरना देना ये उन्हें नहीं आता। तो हमारे माध्यम से जनता का काम हम कर रहे हैं और पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि ईवीएम को लेके एक जन आक्रोश है जिसे कहीं ना कहीं दबाने की भरसक प्रयास भी किया जा रहा है। तो हम नागपुर से हमारी शिष्टमंडल, हमारी कोर कमेटी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम उस जन आक्रोश जो कि पूरे भारत भर में है उसको हम नागपुर से सहयोग करें और नागपुर में भी वो जो लॉ है ईवीएम हटाने की और देश को बचाने की, कहीं ना कहीं हम भी उस लॉ को जलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जन आंदोलन इसका मैं कोर कमेटी सदस्य हूँ और यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज एक ज्ञापन लेके कलेक्टर ऑफिस जाने वाले हैं जो ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ इस मुद्दे पे है। और हम पिछले 26 जनवरी से हम लोग धरने पे बैठे हुए संविधान चौक पे। मैं सभी जनताओं से आह्वान करता हूँ कि संविधान चौक पे सभी ने वहाँ एकत्रित होकर इस आंदोलन को और मजबूत करना ज़रूरी है, तो सब ने वहाँ पे आइए, ऐसा मैं सबको आह्वान करता हूँ। उसके पश्चात कल दिनांक 1 फरवरी 2024 को हम ईवीएम की प्रतीकात्मक ईवीएम की हम एक अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं जो पूरे नागपुर में घूम के वापस से संविधान चौक आएगी। तो इस यात्रा में, इस बाइक रैली में सबने सम्मिलित होना है और सबने आना है, ऐसा मैं सबको एक निवेदन करता हूं। और ईवीएम के खिलाफ जो हमारा ये बिगुल हमने छोड़ा है, एक्चुअल में ईवीएम में पारदर्शिता कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं किसी प्रत्याशी के सामने बैलेट पेपर पे ठप्पा मारता हूं तो मैं शाश्वत हो जाता हूं कि मेरा वोट मैंने किसके सामने दिया है, और वो वोट, वो बैलेट पेपर मैं जब रैप करके एक डिब्बे में डालता हूँ, सीलबंद डिब्बे में, तो मैं और खातिरशीर हो जाता हूँ, शाश्वत हो जाता हूँ कि मेरा जो वोट है वो एक सिक्योर्ड हो गया है। और उसके बाद में जो वो काउंटिंग होगी तो वो मैं उसके लिए भी आश्वस्त हो जाता कि जो भी काउंटिंग हो गई वो फेयर हो गई। लेकिन ईवीएम ये मैनिपुलेट हो सकती है। यहाँ से अगर हम चंद्रयान को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ से हम यहाँ के यहाँ ईवीएम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी दिन से हमने ईवीएम हटाओ के जो साइन लिए हैं वो आज हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डेलीगेशन दे रहे हैं कि हमको जो आने वाला चुनाव है 2024 में जो डिसाइड किया है अभी फ़िलहाल, तो वो चुनाव हमको बैलेट पेपर से चाहिए। क्या है कि पूरे देश में आज 31 जनवरी है, उधर दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं वामन मेश्राम जी के इसमें साथ में, और वहाँ पे 2 लाख लोग कम से कम आज चुनाव आयोग पे ये धरना देने वाले हैं। और हम उसी पद पर चलकर हम आज कलेक्टर ऑफिस में हम हमारा डेलीगेशन दे रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और फ्री एंड फेयर हो, जिसके तहत एक्चुअल में सर चुनाव आयोग जो है वो किसी का गुलाम नहीं, वो एक एजेंसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी है, उसका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको असेंबल किया, उसके द्वारा ही वो असेंबल हो गई, वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता। अगर हमने टीएन सेशन देखा था, अगर उसके इसमें अगर कोई गड़बड़ करता तो कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर रहे या कुछ भी रहे उसको भी वो रोक सकता था। लेकिन आज के चुनाव आयोग जो दलाली के काम कर रहे हैं 2014 से हम जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र आज खतरे की दिशा में है, मगर पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक जनाक्रोश पैदा हो चुका है। और ईवीएम आज हमने 27 तारीख से ईवीएम को आईसीयू में भर्ती कर दिया था। अब ईवीएम की मृत्यु आज शाम तक हो जाएगी। ईवीएम जो हमारे पास आईसीयू में भर्ती है, क्योंकि ईवीएम पर पूरे लोग देश का किसी का भी भरोसा नहीं रहा है। और ईवीएम जो है आज शाम को डेथ डिक्लेयर हो जाएगा और कल सुबह 11 बजे संविधान चौक से पूरे नागपुर में ईवीएम की शव यात्रा निकाली जाएगी।
और यह शव यात्रा एक प्रतीकात्मक होंगी कि अभी हमें ईवीएम से परिपूर्ण छुटकारा चाहिए और हम केवल और केवल मतपत्र से ही चुनाव लड़वाए और एक पार्शल चुनाव हो जिसमें सबको पता हो कि मैंने जो वोट जिस व्यक्ति को डाला है उसी व्यक्ति को सही में गया है, जो कि ईवीएम मशीन में पता नहीं चलता है कि हम किसको मत दे रहे हैं और वो जा किसको रहा है। हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चिट्ठी दिखाई जाती है, मगर जो चिट्ठी हमें बताती है कि आपका वोट इस व्यक्ति को गया है, उस चिट्ठी को ही गिना नहीं जाता। तो ये सीधा 420 हमारे साथ में सरकार कर रही है और इस 420 में पूरा चुनाव आयोग का साथ है। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था होने के बावजूद वह एक संस्था जो है किसी एक विशिष्ट पार्टी के पक्ष में जाकर सारे काम कर रही है। और जबकि चुनाव आयोग के साथ में जो BEL नाम की कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहाँ के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो भी किसी एक विशिष्ट पार्टी से संबंध रखते हैं और वो उन्हें वहाँ पे बिठाया गया है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहाँ बिठाने हैं तो वह व्यक्ति किसी भी पार्टी का एक सदस्य या अध्यक्ष के तौर पे रहने के बावजूद उस संस्था में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? तो आप वहाँ पे नियुक्त क्यों करा रहे हैं? कि आपको वहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए? इस सारी बातों से ये दिखाई पड़ता है कि भारत में जो चुनाव हो रहे ईवीएम से ये निष्पक्ष नहीं है। जिला अधिकारी को सौंपे गए इस ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि संपूर्ण भारत में ईवीएम से होने वाले चुनाव को तत्काल बंद कराया जाए, इसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए ताकि चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो। अधिवक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए एवं मजबूत करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग बिना किसी सरकारी या अन्य दबाव के स्वतंत्र एवं निडर होकर कार्य कर सके, ऐसी पूरी व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। इसके बावजूद यह चुनाव आयोग किसी दबाव तंत्र के नीचे आकर काम कर रहे हैं, जो कि इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद घटना है। ऐसी प्रतिक्रिया भी अधिवक्ताओं ने इस दौरान दी। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंकरनाथ न्यूज, नागपुर। ओबीसी जनजागरण रथ यात्रा बुधवार को नागपुर की दीक्षा भूमि से शुरू हुई। नेशन ओबीसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन किया गया। हम मराठा आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपना अधिकार उनको देने के विरोध में हैं, ऐसी बात उन्होंने इस यात्रा के दौरान कही। इस यात्रा के माध्यम से ओबीसी की विभिन्न मांगों के साथ मुख्य मांग यह है कि जाति न्याय जनगणना के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। यह हमारी ओबीसी समुदाय की प्रमुख भूमिका है। जो हमारी थाली में परोसा गया है उसे दूसरों को देने के हक में हमारी लड़ाई है। बघा, ओबीसीचं जे आरक्षण आहे हे लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचं काम करते। 40 वर्षाच्या संघर्षानंतर 1978ला या देशामध्ये बीपी मंडल आयोगाची स्थापना झाली। त्यापूर्वी काका कालेलकर झाले होते 52-53ला, पण तो आयोग आता 25 वर्ष अहवाल तसाच राहिला। 78ला बीपी मंडलांचं कमिशन बसलं। 1980ला बीपी मंडलांनी आपला अहवाल सादर केला। 10 वर्ष त्या अहवालावर चर्चा झाली नाही, परंतु या देशाचे आम्ही त्यांना ओबीसी मसीहा म्हणू शकतो, व्ही.पी. सिंग नावाचा माणूस या देशाचे प्रधानमंत्री झाले। त्यांनी 7 ऑगस्ट 1990ला लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये बिल पारित करून या देशातील त्यावेळच्या 52% ओबीसीला 27% आरक्षण लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये पारित करून दिले। तेव्हाही लोक समाधानी झाले नव्हते। ते लोक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 जजेसच्या खंडपीठाने, 1-2 नाही 9 जजेसच्या खंडपीठाने निर्णय देऊन या देशातील 52% असलेल्या ओबीसीला 27% आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केलं आणि त्यामुळे सर्व प्रक्रियेतून जाऊन या ओबीसीला 1993ला देशामध्ये 27% आरक्षण मिळालं। आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये 1994 पासून मिळालं।
आणि त्यामुळे आता कोणी कोर्टाची भाषा करत असेल किंवा काय करत असेल, आमच्या या देशातील 60% ओबीसीला मिळालेल्या 27% आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही. ओबीसी समाजाने त्याची चिंता करायची गरज नाही. ज्यांना जे करायचं त्याच्याकरता ते मोकळे आहेत. पण आम्ही आत्मविश्वासाने सांगतो की आमच्या 27% आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही. नागपूर येथील पावनभूमी दीक्षाभूमी येथून ओबीसी रथयात्रेचं जनजागरण रथयात्रेचा प्रारंभ होत आहे आणि 5 तारखेपर्यंत संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यामध्ये ही रथयात्रा जाणार आहे आणि ओबीसी समाजाचं जनजागरण या माध्यमातून व्हावं हा खरा हेतू या रथयात्रेच्या मागचा राहणार आहे. कारण कुठेतरी आता सध्या स्थितीमध्ये आपण बघतो आहे की मराठ्यांना आरक्षण दिलं जात आहे. आमचा विरोध हा मराठ्यांना किंवा इतर कुठल्याही समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा नाही. आमचा विषय हा आहे की जे आमच्या ताटात वाढलेलं आहे ते इतरांना देऊ नये आणि आमच्या ओबीसी समाजावर अन्याय करू नये. कारण या भारतामध्ये सगळ्यात जास्त मोठ्या प्रमाणात जर कुठला समाज असेल तर तो समाज म्हणजे ओबीसी समाज आहे आणि या एवढ्या मोठ्या 60% असलेल्या ओबीसी समाजाला असं तुटपुंजा पद्धतीचं आरक्षण जे दिल्या गेलेलं आहे त्यामध्ये निश्चितपणे कुठल्याही प्रकारचं ध्येय ओबीसी समाजाचं सिद्ध होणार नाही. आमचं नोकऱ्यांच्या पदभरतीतलं आरक्षण कायम करण्यात यावं, आमच्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावं आणि सगळ्यात मुख्य मागणी म्हणजे आमची जातनिहाय जनगणना करून त्या जनगणनेच्या अनुषंगाने आम्हाला आरक्षण देण्यात यावं. हाच या ओबीसी याबद्दल अनेक इतर मागण्यासुद्धा आमच्या आहेत आणि हाच या ओबीसी जनजागरण रथयात्रेचा मूळ हेतू आहे. चूंकि देश में 60% ओबीसी समुदाय को अल्प आरक्षण प्राप्त है, इसीलिए जातिवार जनगणना के आधार पर हमें आरक्षण दिया जाए समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज से यह रथ यात्रा शुरू है. यह यात्रा जिले भर में लोगों को जागरूक करेगी और यह यात्रा 5 फरवरी को कामठी में एक महासभा के रूप में समाप्त होगी. यह जानकारी ओबीसी फाउंडेशन की जिला प्रभारी उज्ज्वला बोढ़ारे ने दी. कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज नागपुर. मराठा आंदोलन को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने विरोध किया है. सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इस अध्यादेश पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाने के बाद अब राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ चंद्रपुर से बड़ी संख्या में आपत्तियां और सूचनाएं भेजी जा रही है. मराठाओं का ओबीसीकरण बंद करें, यह ओबीसी के साथ अन्याय है, ऐसी गुहार भी ओबीसी कार्यकर्ताओं ने लगाई. उन्होंने यह भावना भी व्यक्त की है कि मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने से सभी छोटी बड़ी जातियां नष्ट हो जाएगी, जिसका समाज में व्यापक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा. रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा. जय ओबीसी, जय संविधान, जय ओबीसी, जय संविधान. 20 जानेवारी 2024ला सरकारने एक अधिसूचना काढली. ज्या अधिसूचनेच्या माध्यमातून मराठ्यांचं ओबीसीकरण करण्याचा प्रयत्न हा सरकारचा दिसतो आहे आणि यावरती 16 फरवरी 2024 पर्यंत सरकारने हरकती मागवलेल्या आहेत आणि म्हणून ओबीसी सेवा संघाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या हरकती आम्ही पोस्टाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई या ठिकाणी आम्ही हे पाठवत आहोत आणि या माध्यमातून आम्ही सरकारला हे आवाहन करतो आहे की मराठ्यांचं ओबीसीकरण हे थांबवा. हे आमच्या ओबीसीवर अन्याय करणार आहेत. आधीच ओबीसींना 27% आरक्षण आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतो 19% रिझर्वेशन आहे आणि यामुळे आधीच ओबीसींना ओबीसींच्या हिस्साचं मिळत नाही आणि त्यामुळे मराठ्यांचं ओबीसीकरण करून हे ओबीसींवरती अन्याय करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या या जीआरचा निषेध करतो आहे, विरोध करतो आहे. जय ओबीसी, जय संविधान. शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. हजरत बाबा ताजुद्दीन के जन्मदिन के मौके पर शहर के भगवान नगर परिसर में विशाल कव्वाली का आयोजन किया गया. दिल्ली के मशहूर कव्वाल रईस अनीस साबरी, इनकी कव्वाली का आयोजन होने से अनीस साबरी के चहेते बड़ी तादाद में इस कव्वाली के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस मौके पर बाबा ताजुद्दीन की भक्त रॉकस्टार पिंकी पारस, इन्होंने अमेरिका से भारत में शिरकत की. बाबा ताजुद्दीन के इस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मैं अमेरिका से यहाँ पहुँची हूँ, ऐसी बात भी पिंकी पारस ने इस दौरान कही. इस मौके पर श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज भोसले और वाकई दरगाह के अध्यक्ष प्रभाकर डहाके पाटिल भी इस आयोजन में मौजूद थे.
हम बाबा ताज का जन्मदिन यहाँ मनाते हैं सर्व धर्म एकता के हिसाब से। यहाँ सभी मजहब के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे को एकता को मिलाने के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। इस प्रोग्राम को आज 13 साल हो गए और ऊपर वाले की दुआ से 13 साल से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल ही रहा है। छोटे लेवल से इस प्रोग्राम को भी भव्य लेवल पर लेके गए और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। आज अमेरिका से हमारे दोस्त हैं रॉक स्टार पिंकी पारस, वो भी आए हैं और जाने माने कव्वाल रईस अनीस साबरी, वो भी आज हाजिरी देने के लिए आए हैं। तो एक तो हम 4 दिन महाप्रसाद रखते हैं और लोगों को जोड़ने का जो ये प्रोग्राम एक बहाना है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, है ना। यहाँ सभी किस्म के सभी मजहब के लोग आते हैं और सब आपस में भाईचारा दिखा के प्यार दिखाते हैं। बस यही मेरा मकसद है कि सब एकता रहे, सब साथ में रहे, इसी भावना से ये प्रोग्राम को सजाया जाता है। बाबा ताजुद्दीन का जो जन्मदिन है बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं और कव्वाली का स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता है। तो इस बार भी बहुत धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है। तो मैं आई हूँ और मेरी शान बोलिए क्या बोलिए 26 जनवरी के लिए हर जगह सजावट है। बाबा ताजुद्दीन के बर्थडे के लिए भी सजावट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली हो रही है यहाँ पे। लोगों का प्यार मोहब्बत, जब भी मैं हिंदुस्तान आती हूँ नागपुर ज़रूर आती हूँ क्योंकि बहुत केयरिंग लविंग पीपल है यहाँ पे। तो नागपुर से मुझे खास ही लगाव है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाद न्यूज नागपुर। शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार, नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा। इनोटॉक्स सह रोगराईस आळा घाला। पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8446625542 738777557।